अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। खंड 1, पैराडाइम एंड प्रिंसिपल। इस अध्याय का नाम है 7 आदतें, एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। अरस्तु। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। एक सूक्ति में कहा गया है, विचार बोएं, कार्य की फसल काटें। कार्य बोएं, आदत की फसल काटें। आदत बोएं, चरित्र की फसल काटें। चरित्र बोएं, नियति की फसल काटें। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। वे लगातार दोहराई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिनका स्रोत अक्सर अचेतन में होता है, इसलिए वे लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती है और हमारी प्रभावकारिता या उसकी कमी का कारण होती है। जैसा महान शिक्षाविद हारिस मान ने एक बार कहा था, आदतें रस्सी की तरह होती है। हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं इस कथन के आखिरी हिस्से से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि यह फटाफट या तुरंत फुरत उपायों से नहीं हो सकेगा। इसमें जबरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की जरूरत होती है। हम में से जो लोग अपोलो 11 की चंद्रमा यात्रा के साक्षी हैं, वे उस समय मंत्रमुग्ध हो गए थे जब उन्होंने इंसान को चंद्रमा की सतह पर चलते और पृथ्वी पर वापस लौटते देखा। उन रोमांचक दिनों के वर्णन के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे उच्च कोटि के विशेषण भी अपर्याप्त थे। बहरहाल, वहां पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी, उतनी अगले कई दिनों की 5 लाख मील लंबी यात्रा में भी नहीं लगी। आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जिसका या तो ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या फिर वे इसे स्वीकार नहीं करते। मानवीय प्रभावकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली टालमटोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ जैसी आदतें इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती है कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है, परंतु एक बार जब हम गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम ले लेती है। किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी हमारे पक्ष
या विपक्ष में काम कर सकती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों का गुरुत्वाकर्षण फिलहाल वहाँ जाने से रोक रहा हो जहाँ हम जाना चाहते हैं, परंतु दूसरी तरफ यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमारे संसार को एक सूत्र में बांधता है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है और हमारे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित बनाता है। यह एक प्रबल शक्ति है और अगर हम आदत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन के लिए आवश्यक सुव्यवस्था तथा सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। आदतों की परिभाषा। अपने उद्देश्य के लिए हम आदतों को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के कटाव या प्रतिच्छेदन के रूप में परिभाषित करेंगे। ज्ञान सैद्धांतिक पैराडाइम है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। योग्यता यह बताती है कि इसे कैसे करना है और इच्छा है प्रेरणा, किसी काम को करना चाहना है। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हमें ये तीनों होना चाहिए। मैं अपने ऑफिस के सहयोगियों और अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ संवाद में अप्रभावकारी हो सकता हूँ अगर मैं उनकी एक भी बात ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहूं कि मैं क्या सोचता हूँ। जब तक मुझे आपसी चर्चा के सही सिद्धांत मालूम ना हो तब तक हो सकता है कि मैं कभी यह जान ही ना पाऊँ कि मुझे दूसरों की बात सुननी भी चाहिए। और मान लीजिए मुझे यह ज्ञान हो कि दूसरे के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, तो हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ना हो सकता है मुझे पता ही ना हो कि दरअसल किसी की बातों को गहराई से कैसे सुना जाता है। परंतु यह जानना ही काफ़ी नहीं है कि मुझे सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। जब तक मैं सुनना ना चाहूँ, जब तक मुझ में सुनने की इच्छा ना हो, तब तक मेरे जीवन में आदतें नहीं बन सकती। आदत डालने के लिए इन तीनों आयामों पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बनने या देखने का परिवर्तन एक ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया है। बनना देखने को बदल देता है, जो इसके बाद बनने को बदल देता है। जैसे जैसे हम विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ पर ऊपर उठते जाते हैं, यह सिलसिला चलता रहता है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर मेहनत करके जब हम अपने पुराने पैराडाइम्स को त्याग देते हैं, हो सकता है वे वर्षों तक हमारे लिए छद्म सुरक्षा का स्रोत रहे हो, तो इसके बाद हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। कई बार यह प्रक्रिया कष्टकारी होती है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसके पीछे श्रेष्ठ उद्देश्य की प्रेरणा होना चाहिए। इसके पीछे यह इच्छा होनी चाहिए कि आप भावी इच्छाओं के लिए अपनी वर्तमान इच्छाओं को त्याग दें। परंतु इस प्रक्रिया में सुख मिलता है जो हमारे अस्तित्व का लक्ष्य और उद्देश्य है। सुख की आंशिक परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह दूरगामी इच्छित वस्तुओं के लिए तात्कालिक इच्छित वस्तुओं का त्याग करने की इच्छा और क्षमता का फल है। क्या है? यह दूरगामी इच्छित वस्तुओं के लिए तात्कालिक इच्छित वस्तुओं को त्याग करने की इच्छा और क्षमता का फल है। परिपक्वता के पायदान। 7 आदतें मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन के फार्मूला का अलग अलग या संयुक्त समूह नहीं है।
विकास के प्राकृतिक नियमों के तारतम्य में ये आदतें व्यक्तिगत व सामाजिक प्रभावकारिता के विकास की क्रमिक सिलसिलेवार और अत्यंत एकीकृत नीति सुझाती है। यह हमें परिपक्वता के पायदानों पर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाती हैं, पहले निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर और उसके बाद आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर। हम सभी शिशु के रूप में जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं और सहारा देते हैं। अगर दूसरे हमारा लालन पालन न करें तो हम सिर्फ कुछ घंटों तक या अधिक से अधिक कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। अंततः एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से अपना ख्याल रखने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है कि समूची प्रकृति परस्पर निर्भर है और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र प्रकृति को चलाता है, जिसमें समाज भी शामिल है। विकास की इस यात्रा में और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारी श्रेष्ठ क्षमताएं और उपलब्धियां दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर है और इस तरह हम यह जान जाते हैं कि मानव जीवन भी परस्पर निर्भर है। बाल्यावस्था से वयस्कता तक होने वाला हमारा विकास प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होता है। बहरहाल विकास के कई आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्ण शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंचने का यह मतलब नहीं है कि हम भावनात्मक या मानसिक रूप से भी परिपक्व हो चुके हैं। इसी तरह अगर कोई शारीरिक रूप से दूसरे पर निर्भर हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह मानसिक या भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो। परिपक्वता के पायदानों में निर्भरता का पैराडाइम है कि आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरी रक्षा करें, आपने मुझे नहीं बचाया, मैं परिणामों के लिए आपको दोष देता हूँ। आत्मनिर्भरता का पैराडाइम है मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का पैराडाइम है हम यह काम कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं को संयुक्त करके मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें दूसरों की ज़रूरत होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे वे स्वयं के प्रयासों द्वारा हासिल कर सकते हैं। परस्पर निर्भर व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा दूसरों के प्रयासों के साथ जोड़कर अपनी महानतम सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर मैं शारीरिक रूप से निर्भर हूँ, यानी लकवे या विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता का शिकार हूँ, तो मुझे अपनी मदद के लिए आपकी ज़रूरत होगी। अगर मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हूँ तो मुझे महत्व तथा सुरक्षा का एहसास इस बात से होगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे तो यह मेरे लिए दुखदायी हो सकता है। अगर मैं बौद्धिक रूप से निर्भर हूँ तो मैं आपसे यह अपेक्षा करूँगा कि आप मेरे लिए निर्णय लें, मेरे लिए सोचें और मेरे जीवन की समस्याएं सुलझाएं। अगर मैं शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ तो मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। अगर मैं मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ तो मैं अपने लिए सोच सकता हूँ, विचार के एक स्तर से दूसरे स्तर
तक आगे जा सकता हूँ, रचनात्मक रूप से सोच सकता हूँ, विश्लेषण कर सकता हूँ, अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर सकता हूँ और उन्हें इस तरह व्यक्त कर सकता हूँ ताकि लोग उन्हें समझ लें। अगर मैं भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हूँ तो मुझे समर्थन, मान्यता अपने भीतर से मिलती है। मैं अपने अंदर से संचालित होता हूँ। आत्मसम्मान का मेरा एहसास किसी दूसरे की प्रशंसा या अच्छे व्यवहार पर नहीं होता। यह आसानी से नजर आता है कि आत्मनिर्भरता निर्भरता की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बहरहाल, वर्तमान सामाजिक पैराडाइम आत्मनिर्भरता को सिंहासन पर बैठाता है। बहुत से व्यक्तियों तथा सामाजिक आंदोलनों को घोषित लक्ष्य है। आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान पर रखता है, मानव संप्रेषण, टीम वर्क और सहयोग का कम महत्वपूर्ण हो। दरअसल हम वर्तमान में आत्मनिर्भरता पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हम निर्भरता को पसंद नहीं करते, जिसमें दूसरे लोग हमें नियंत्रित करते हैं, हमें परिभाषित करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। ज़्यादातर लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ नहीं पाते और उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती है। यही वजह है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आत्मनिर्भरता के नाम पर अक्सर स्वार्थवश अपने वैवाहिक संबंध तोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और हर तरह की सामाजिक जिम्मेदारी से कतराते हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपनी जंजीरें उतार फेंकते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने काम खुद करते हैं, उससे अक्सर ज़्यादा बुनियादी निर्भरताएं प्रकट होती है। ये ऐसी निर्भरताएं हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाहरी नहीं अंदरूनी होती है। जैसे दूसरों की कमजोरियों को अपना भावनात्मक जीवन तहस नहस करने की अनुमति देना या हमारे नियंत्रण के बाहर के लोगों तथा घटनाओं द्वारा शोषित महसूस करना। जाहिर है, हमें यह महसूस हो सकता है कि हमें अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परंतु निर्भरता की समस्या व्यक्तिगत परिपक्वता का मुद्दा है, जिसका परिस्थितियों से बहुत कम लेना देना है। परिस्थितियां बेहतर हो जाएं तो भी अपरिपक्वता और निर्भरता अक्सर बनी रहती है। चरित्र की सच्ची आत्मनिर्भरता हमें खुद कार्य करने की शक्ति देती है, बजाय इसके कि दूसरे हमसे काम करवाएं। यह हमें परिस्थितियों और दूसरे लोगों पर निर्भरता से स्वतंत्र करती है और यह एक महत्वपूर्ण व स्वतंत्रता प्रदान करने वाला लक्ष्य है, परंतु यह प्रभावकारी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सिर्फ आत्मनिर्भर चिंतन ही परस्पर निर्भर वास्तविकता के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन आत्मनिर्भर लोगों में परस्पर निर्भरता के अनुरूप सोचने तथा काम करने की परिपक्वता नहीं होती, वे व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु वे टीम के अच्छे लीडर या खिलाड़ी नहीं हो सकते। वे परस्पर निर्भरता के उस पैराडाइम को नहीं जान पाए हैं जो विवाह, परिवार या संगठन में वास्तविक सफलता पाने के लिए आवश्यक है। जीवन की प्रकृति ही बहुत परस्पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता द्वारा अधिकतम प्रभावकारिता हासिल करने की कोशिश करना गोल्फ की स्टिक से टेनिस खेलने की कोशिश करने की तरह है। उपकरण वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। परस्पर निर्भरता अधिक परिपक्व और उन्नत अवधारणा है। अगर मैं शारीरिक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं आत्मनिर्भर और सक्षम हूँ, परंतु मुझे यह एहसास भी है कि आप और मैं अगर साथ मिलकर काम करें
तो उससे अधिक हासिल कर सकते हैं जो मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अकेले हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं भावनात्मक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो मुझे अपने महत्व का एहसास अपने भीतर से मिलता है, परंतु मैं दूसरों को प्रेम देने या उनका प्रेम पाने की आवश्यकता को भी पहचानता हूँ। अगर मैं बौद्धिक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो मुझे अपने चिंतन के साथ साथ दूसरों के सर्वश्रेष्ठ चिंतनों की आवश्यकता महसूस होती है। परस्पर निर्भर व्यक्ति के रूप में मेरे पास दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने तथा सार्थक तरीके से खुद को बांटने का अवसर होता है और मैं दूसरों की सामर्थ्य तथा वृहद संसाधनों का भी लाभ उठा सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का चुनाव सिर्फ आत्मनिर्भर व्यक्ति ही कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति परस्पर निर्भर बनने का चुनाव नहीं कर सकते। उनमें ऐसा करने के लिए आवश्यक चरित्र नहीं होता। उनमें यह निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं होती। यही वजह है कि आगामी अध्यायों की पहली, दूसरी और तीसरी आदतें स्वयं पर विजय पाने से संबंधित है। ये व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। ये व्यक्तिगत विजय है और चरित्र के विकास का सार है। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। आप इस प्रक्रिया को उलट नहीं सकते। जिस तरह आप फसल बोने से पहले उसे काट नहीं सकते, यह अंदर से बाहर की ओर है। जब आप सचमुच आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो आप प्रभावकारी परस्पर निर्भरता की नींव तैयार कर लेते हैं। आपके पास चरित्र का वह आधार होता है जिससे आप प्रभावकारी तरीके से व्यक्तित्व प्रधान सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ सकते हैं। सार्वजनिक विजय को संभव बनाने के लिए टीम वर्क, सहयोग और संप्रेषण महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन चौथी, पांचवी और छठी आदतों में है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको चौथी, पांचवी और छठी आदतों पर काम शुरू करने से पहले पहली, दूसरी और तीसरी आदतों में पूरी तरह आदर्श बनना होगा। अगर आप क्रम को समझ लेंगे तो आप अधिक प्रभावकारी तरीके से अपना विकास कर पाएंगे। परंतु मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ। जब तक आप पहली, दूसरी और तीसरी आदतें पूरी तरह से विकसित ना कर लें, तब तक आप कई साल तक खुद को सबसे अलग थलग या दूर रखें। परस्पर निर्भर संसार का सदस्य होने के नाते आपको हर दिन संसार के संपर्क में आना पड़ता है, परंतु इस संसार की गंभीर समस्याएं चरित्र के पुराने कारणों को बहुत आसानी से छुपा सकती है। जब आप यह समझ लेंगे कि आपके वास्तविक स्वरूप का परस्पर निर्भर संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इससे आपको अपने प्रयासों को विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप क्रमबद्ध करने में मदद मिलेगी। सातवीं आदत नवीनीकरण की आदत है, जिसमें जीवन के चारों मूलभूत आयामों का नियमित तथा संतुलित नवीनीकरण होता है। यह बाकी सभी आदतों को घेरे और अपने भीतर समाये हुए है। यह निरंतर सुधार की आदत है जो विकास का ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ बनाती है। जब आप विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यह पथ आपको नए उच्च स्तर तक ले जाता है, जहां आप इन सभी आदतों को समझते और इनके अनुरूप जीते हैं। पृष्ठ 69 पर दिए गए चित्र में 7 आदतों के क्रम और परस्पर निर्भरता का चित्रण है। जब भी हम इस पुस्तक में आदतों के क्रमिक संबंध और उनकी सिनर्जी का अध्ययन करेंगे तो हम इस चित्र का प्रयोग करेंगे। हम यह जानेंगे कि किस तरह एक दूसरे से संबंध होने पर आदतें दूसरी आदतों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालती है और अपना मूल्य भी बढ़ाती है। हर अवधारणा या आदत का वर्णन करते समय चित्र में उसे रेखांकित किया जाएगा। प्रभावकारिता की परिभाषा। ये 7 आदतें
प्रभावकारिता की आदतें हैं। चूँकि ये सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए लंबे समय में ये हमें अधिकतम अच्छे परिणाम देती है। ये किसी व्यक्ति के चरित्र का आधार बन जाती है और त्रुटि रहित नक्शों के शक्तिदायक केंद्र की रचना करती है, जिसमें वह व्यक्ति प्रभावकारी ढंग से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, अपने अवसरों को अधिकतम कर सकता है और अन्य सिद्धांतों को लगातार सीखकर उन्हें विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ में संयोजित कर सकता है। ये प्रभावकारिता की आदतें इसलिए भी है क्योंकि ये प्रभावकारिता के पैराडाइम पर आधारित है। यह पैराडाइम एक प्राकृतिक नियम के सामंजस्य में है जिसे मैं पीपीसी संतुलन कहना चाहूँगा, जिसके विरुद्ध चलकर बहुत से लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इस सब की मुर्गी और सोने के अंडे की कहानी के माध्यम से इस सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। इस नीति कथा में एक गरीब किसान की कहानी है जिसने एक दिन अपनी प्रिय मुर्गी के दरबों से सोने का चमकदार अंडा मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह उनकी आंखों का वहम होगा, परंतु जब वह अंडे को फेंकने लगा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न सुनार से इसकी जांच करवा ली जाए। सुनार ने उसे बताया कि अंडा शुद्ध सोने का है। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जब अगले दिन फिर यही घटना हुई तो वह और भी हैरान हुआ। हर दिन सुबह आँख खुलते ही वह दरबे की तरफ भागता था और उसे रोज सोने का एक अंडा मिल जाता था। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गया, परंतु उसे यह सब किसी सपने की तरह लगता था। बहरहाल अमीर बनने के साथ ही उसमें लालच और अधीरता की भावनाएं आ गई। उसने सोचा कि हर दिन सोने के अंडे का इंतज़ार क्यों किया जाए। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वह मुर्गी को मार डालेगा और उसके भीतर के सारे अंडे को एक ही बार में निकाल लेगा। परंतु जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसे अंदर कुछ नहीं मिला। वहाँ पर एक भी सोने का अंडा नहीं था और भविष्य में अब उसे सोने का एक भी अंडा नहीं मिल सकता था। जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी, किसान ने उसी मुर्गी को मार डाला। मेरे विचार से इस कहानी में एक प्राकृतिक नियम है, एक सिद्धांत, प्रभावकारिता की मूलभूत परिभाषा निहित है। अधिकांश लोग प्रभावकारिता को सोने के अंडे के पैराडाइम से देखते हैं। आप जितना ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जितना ज़्यादा काम करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा प्रभावकारी हैं। परंतु जैसा यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची प्रभावकारिता में दो चीज़ें होना अनिवार्य है, उत्पादन यानी कि सोने के अंडे और उत्पादन करने वाली संपत्ति या उत्पादन क्षमता यानी कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी। अगर आप जीवन में ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो सिर्फ सोने के अंडों पर ही ध्यान केंद्रित करे और मुर्गी को नज़रअंदाज कर दे, तो आप जल्दी ही सोने के अंडे देने वाली संपत्ति को गंवा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ मुर्गी का ही ध्यान रखेंगे और सोने के अंडे को नज़रअंदाज कर देंगे, तो जल्दी ही आपके पास इतने साधन नहीं बचेंगे कि जिनसे आप अपना या मुर्गी का पेट भर सकें। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है, जिसे
मैं पी या पीसी संतुलन कहता हूँ। पी यानी इच्छित परिणामों को उत्पादन या सोने के अंडे। पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी सोने के अंडों को उत्पादन करने वाली उत्पादन क्षमता, योग्यता या संपत्ति। 3 प्रकार की संपत्तियाँ। मूल रूप से 3 प्रकार की संपत्तियाँ होती है, भौतिक, आर्थिक और मानवीय। आइए इन्हें एक एक करके देखें। कुछ साल पहले मैंने एक भौतिक संपत्ति खरीदी, पावर लॉन मोअर यानी कि लॉन की घास काटने वाली विद्युत चालित मशीन। मैंने इसका लगातार प्रयोग किया, परंतु इसके रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मशीन कुछ समय तक तो अच्छी चली, फिर गड़बड़ करने लगी। मैंने इसकी मरम्मत करवाकर, इसकी धार तेज करवाकर इसे दोबारा पहले जैसा बनाने की कोशिश की, परंतु मैंने पाया कि इंजन की क्षमता आधी हो गई थी। एक तरह से अब मशीन लगभग बेकार हो गई थी। अगर मैंने पीसी में निवेश किया होता, यानी इस संपत्ति को सुरक्षित रखने और इसके रखरखाव पर ध्यान दिया होता, तो मैं अब भी इसके द्वारा उत्पन्न पी यानी अपने तराशे हुए लॉन का आनंद ले रहा था। बहरहाल इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी मशीन के रखरखाव में मुझे जितना समय और धन खर्च करना पड़ता, उससे अधिक मुझे नई मशीन खरीदने में करना पड़ा। यह कतई प्रभावकारी तरीका नहीं था। अल्पकालीन लाभों या परिणामों के लालच में हम अक्सर अपनी मूल्यवान भौतिक संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। इन संपत्तियों में हमारा कंप्यूटर, कार, वॉशिंग मशीन या ड्रायर तो शामिल है ही, हमारा शरीर और पर्यावरण भी शामिल है। पी और पीसी में संतुलन बनाए रखने के लिए भौतिक संपत्तियों के प्रभावकारी प्रयोग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आर्थिक संपत्ति के प्रभावकारी प्रयोग पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग अक्सर मूलधन और ब्याज के अंतर को नहीं समझ पाते। क्या आपने कभी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सोने के ज़्यादा अंडे पाने के लिए मूलधन का प्रयोग किया है? घटते मूलधन में ब्याज या आमदनी पैदा करने की घटती शक्ति होती है। घटती हुई पूंजी सिमटती है और एक समय ऐसा आता है जब यह बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं कर पाती। हमारी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है हमारी कमाने की क्षमता। अगर हम अपने पीसी को बेहतर बनाने में लगातार निवेश नहीं करते हैं, तो हम अपने विकल्पों को बहुत सीमित कर लेते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही कैद होकर रह जाते हैं और इस विचार से डरते हैं कि कंपनी या बॉस हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इस तरह हम आर्थिक रूप से निर्भर तथा रक्षात्मक हो जाते हैं। एक बार फिर यह प्रभावकारी तरीका नहीं है। मानवीय क्षेत्रों में भी पी या पीसी संतुलन इतना मूलभूत है, परंतु यह अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भौतिक तथा आर्थिक संपत्तियों को मानव ही नियंत्रित करता है। जब वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों ही सोने के अंडे यानी लाभ पाने के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, तो इसे संभव बनाने वाले रिश्ते को सुरक्षित बनाए रखने के बारे में कम चिंता करते हैं, तो वे अक्सर असंवेदनशील और लापरवाह हो जाते हैं। वे उदारता के छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस शिष्टाचार को भूल जाते हैं जो गहरे रिश्ते में बेहद महत्वपूर्ण होता है। वे एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण के दांव पेंच का प्रयोग करने लगते हैं, अपनी खुद की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तर्क द्वारा अपने व्यवहार को उचित ठहराते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए प्रमाण तलाशते हैं।
प्रेम, प्रगाढ़ता और कोमलता और सहजता कम होने लगती है। मुर्गी दिनों दिन बीमार होती जाती है। अब हम देखें कि बच्चों और माता पिता के रिश्ते में क्या होता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वे बहुत निर्भर, कोमल और असुरक्षित होते हैं। ऐसे में पीसी की मेहनत को नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है। आप उन्हें प्रशिक्षण देने, उनसे संवाद करने, उनके साथ जुड़ने और उनकी बात सुनने के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। इसके बजाय यह ज़्यादा आसान होता है कि आप उनकी असुरक्षित स्थिति का लाभ उठाएं, उनसे अपना काम निकलवाएं, उनसे अपना मनचाहा काम उस तरीके से करवाएं जिस तरीके से आप करवाना चाहते हैं, तत्काल। आखिर आप उनसे बड़े हैं, ज़्यादा समझदार हैं और आप सही हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें सिर्फ यह बता दिया जाए कि उन्हें क्या करना है। यदि ज़रूरत पड़े तो उन पर चीखें, चिल्लाएं, उन्हें धमकी दें और उन्हें अपने तरीके से काम करने के लिए विवश कर दें। या फिर इसके विपरीत आप उसकी हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं। आप लोकप्रियता के सोने का अंडा का पीछा करते हुए उन्हें हर कीमत पर खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। हर बार उन्हें मनमानी करने की छूट दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप बड़े होने पर उनके मानदंडों या अपेक्षाओं का आंतरिक बोध नहीं होगा और साथ ही उनमें अनुशासित या जिम्मेदार होने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी नहीं होगी। चाहे आप तानाशाही का तरीका अपनाएं या अति उदारता का, मूल रूप से आपकी मानसिकता सोने के अंडे की है। आप या तो अपनी ही बात चलाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको पसंद करें। परंतु इस दौरान मुर्गी का क्या होता है? कुछ साल बाद बच्चे को जिम्मेदारी या आत्म अनुशासन का कितना एहसास होगा या फिर उसमें कितना आत्मविश्वास होगा कि वह सही निर्णय ले सकता है और महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकता है। और आपके रिश्ते का क्या होगा जब वह किशोरावस्था की उस महत्वपूर्ण नाजुक दौर में पहुंचेगा, जब उसे पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। तो क्या अपने अनुभव से उसे यह विश्वास होगा कि आप बिना निर्णय सुनाए उनकी बात पूरा ध्यान से सुनेंगे? क्या उसे यह भरोसा होगा कि आप सचमुच गहराई से उसकी परवाह करते हैं और चाहे कोई भी बात हो वह आप पर विश्वास कर सकता है? क्या यह रिश्ता इतना मजबूत होगा कि आप उससे जुड़ सकें, उसे संवाद कर सकें, उसे प्रभावित कर सकें? मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री का कमरा साफ रहे। यह पी यानी उत्पादन या सोने का अंडा है। मान लीजिए आप यह भी चाहते हैं कि वह कमरा खुद साफ करें। यह पीसी यानी उत्पादन क्षमता है। आपकी पुत्री वह मुर्गी या संपत्ति है जो सोने का अंडा देती है। अगर आपके पी और पीसी में संतुलन है तो वह खुशी खुशी बिना याद दिलाए अपना कमरा साफ कर देगी, इसलिए क्योंकि वह प्रतिबद्ध है और उसमें स्वयं को प्रतिबद्ध बनाए रखने का अनुशासन है। आपकी पुत्री वह मूल्यवान संपत्ति है, वह मुर्गी है जो सोने का अंडा दे सकती है। परंतु अगर आपको परिणाम उत्पादन पर यानी कमरे को साफ करने पर केंद्रित ही करें तो हो सकता है कि आप उसे काम करवाने के लिए बार बार कहना या टोकना पड़े। हो सकता है कि आप अपने प्रयास बढ़ाकर उस पर चिल्लाने लगे या उसे धमकी देने लगे। इस तरह सोने का अंडा पाने की इच्छा की वजह से आप मुर्गी की सेहत को कमज़ोर बना देते हैं। आइए मैं आपको अपनी एक बेटी के साथ एक रोचक पीसी अनुभव बताता हूँ। हम व्यक्तिगत डेटिंग पर जाने की योजना बना रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने हर बच्चे के साथ नियमित रूप से डेटिंग पर जाना पसंद करता हूँ। हमने पाया है कि इस अवसर का इंतज़ार करना उसका अनुभव करने जितना ही संतुष्टिदायक होता है। इसलिए मैं अपनी पुत्री के पास गया और उससे बोला, बेटा आज रात हम बाहर जाने वाले हैं, बोलो तुम क्या करना चाहती हो?
उसने जवाब दिया। छोड़िए डैडी, रहने दीजिए। मैंने कहा, नहीं, सचमुच बताओ तुम क्या करना चाहती हो। उसने कहा कि देखिए, जो मैं चाहती हूँ वह आपको पसंद नहीं आएगा। मैंने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, मुझे ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग इकट्ठे कहाँ जाएंगे यह फैसला तुम करोगी। उसके बाद उसने जवाब दिया, मैं स्टार वार्स फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि आपको स्टार वार्स पसंद नहीं आएगी। आप इससे पहले वाली फिल्म में सो गए थे। आपको इस तरह की फैंटेसी फिल्में पसंद नहीं है। रहने दीजिए डैडी। नहीं बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी यह अच्छा लगेगा। डैडी, आप इस बारे में परेशान ना हो। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी डेट पर बाहर जाएं। वह थोड़ा ठहर कर बोली, परंतु क्या आप जानते हैं कि स्टार वार्स आपको क्यों पसंद नहीं आती? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जेडी नाइट के जीवन दर्शन और प्रशिक्षण को नहीं समझते हैं। क्या? डैडी, आप जो सिद्धांत सिखाते हैं, दरअसल जेडी नाइट को भी उन सिद्धांत के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता है। वाकई? तब तो फिर हम स्टार वार्स देखने ज़रूर चलेंगे। और हम गए। वह मेरे पास बैठी और उसने मुझे पैराडाइम समझाया। मैं उसका विद्यार्थी बन गया और उसे सीखने लगा। यह बहुत ही आनंददायक अनुभव था। अब मैं पूरी फिल्म में एक नया पैराडाइम देख सकता था। अब मैं यह समझ गया कि जेडी नाइट के प्रशिक्षण की मूलभूत फिलॉसफी विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह सामने आती है। यह कोई पूर्व नियोजित पी अनुभव नहीं था, बल्कि पीसी निवेश का अप्रत्याशित फल था। इससे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ और हमने भी आनंद पाया। साथ ही हमें सोने के अंडे का लाभ भी मिला, क्योंकि मुर्गी यानी हमारे रिश्ते की गुणवत्ता को भरपेट भोजन मिला था। संगठनात्मक पीसी। किसी भी सही सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि यह इतना तर्कसंगत हो कि इसे बहुत सी परिस्थितियों में अपनाया जा सके। इस पूरी पुस्तक में मैं उन तरीकों पर चर्चा करूंगा जिनके द्वारा इन सिद्धांतों को व्यक्तियों के साथ साथ संगठनों में भी अपनाया जा सकता है, जिनमें परिवार भी शामिल है। जब लोग संगठनों में भौतिक संपत्तियों के प्रयोग में पीसी संतुलन का सम्मान नहीं करते, तो वे संगठन की प्रभावकारिता को कम कर देते हैं। यही नहीं, वे अक्सर मरती हुई मुर्गी दूसरों के पास छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी मशीन यानी भौतिक संपत्ति का प्रभारी है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए बहुत उत्सुक है। संभवतः कंपनी तेजी से प्रगति कर रही है, प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए वह अधिकतम उत्पादन करता है और मशीनों के रखरखाव के लिए एक दिन भी काम नहीं रोकता। वह मशीन को दिन रात चलाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लागत कम लगती है, लाभ आसमान छूने लगता है। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन मिल जाता है, सोने का अंडा। परंतु मान लीजिए आप उसकी जगह पर नौकरी करने आते हैं। विरासत में एक बीमार मुर्गी मिली और क्योंकि अब तक मशीन के पुर्जे घिस चुके हैं और यह खराब होने लगी है, आपको मशीनों के रखरखाव के लिए कई दिनों तक काम बंद करना पड़ता है और खर्च भी करना पड़ता है। लागत आसमान छूने लगती है, लाभ रसातल को। सोने के अंडों के नुकसान के लिए दोष किसे दिया जाता है? आपको। सच्चाई यह है कि संपत्ति आपके पहले वाले सुपरवाइजर ने नष्ट की थी, परंतु हिसाब किताब रखने वालों ने सिर्फ कंपनी के उत्पादन, लागत और लाभ का रिकॉर्ड रखा। जब किसी संगठन की मानवीय संपत्तियों यानी कि ग्राहकों और कर्मचारियों पर पीसी संतुलन को लागू किया जाता है,
तब यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक ऐसे रेस्तरां को जानता हूँ जहाँ बहुत बढ़िया फिश सूप मिलता था। यह रेस्तरां हर दिन लंच के समय ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। फिर एक दिन इसे बेच दिया गया। इसके नए मालिक ने सोने के अंडे पर ध्यान केंद्रित किया और वह सूप में ज़्यादा पानी मिलाने लगा। 1 महीने तक लागत कम होने और आमदनी बराबर रहने के कारण लाभ बहुत बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। विश्वास उठ चुका था, इसलिए बिजनेस भी चौपट हो गया। नए मालिक के होश उड़ गए। उसने इसे दोबारा पहले जैसा लोकप्रिय बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसने ग्राहकों की उपेक्षा की थी, उसका विश्वास तोड़ा था, उनकी वफादारी की संपत्ति खो दी। अब वह मुर्गी ही नहीं बची जो सोने का अंडा दे सके। ऐसे बहुत से संगठन हैं जहां ग्राहकों के बारे में बहुत बातें होती है, परंतु उन लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है जो ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, यानी कर्मचारी। पीसी सिद्धांत यह है, आप अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों से करवाना चाहते हैं। आप किसी आदमी के हाथ तो खरीद सकते हैं, पर उसका दिल नहीं खरीद सकते। आप उसके उत्साह और वफादारी का जहाँ उसके उत्साह और वफादारी का निवास है। आप उसकी कमर तो खरीद सकते हैं, परंतु उसका दिमाग नहीं खरीद सकते, जहाँ उसकी रचनात्मक बुद्धि और कुशलता का निवास है। पीसी का अर्थ यह है कि आप अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से काम करवाने वाले स्वयंसेवक समझकर उनसे भी उसी तरह व्यवहार करें जिस तरह आप अपने ग्राहक से करते हैं। आखिरकार कर्मचारी स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवक ही तो है, क्योंकि वे अपने सर्वोत्तम हिस्से यानी अपने दिल और दिमाग को अपनी इच्छा से आपकी सेवा में लगाते हैं। मैं एक बार एक समूह में था जहां किसी ने पूछा, आलसी और अयोग्य कर्मचारियों को किस तरह सही सांचे में ढाले। एक आदमी ने जवाब दिया, हथगोले फेंक दो। कई लोग मर्दाना मैनेजमेंट के इस सुझाव पर खुश हुए, क्योंकि उसके हिसाब से सुपरवाइजिंग की सही नीति यही थी, या तो सुधर जाओ वरना दफा हो जाओ। परंतु समूह में मौजूद एक अन्य व्यक्ति से पूछा, टुकड़े कौन उठाएगा? टुकड़े बचेंगे ही नहीं। वह व्यक्ति बोला, तो फिर आप अपने ग्राहकों के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? उनसे साफ शब्दों में कह दें, सुनिए, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो तत्काल यहाँ से दफा हो जाएं। उसने कहा, आप ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वे आपकी नौकरी करते हैं। मैं समझ गया। अब आप यह बताएं, क्या आपके कर्मचारी आपके प्रति समर्पित है? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं? आपकी कंपनी में कितने लोग नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। ज़्यादातर कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले लेते हैं, हमारे काम के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। लोगों को आजकल कंपनी की जरा भी परवाह नहीं है। सोने के अंडों की ही परवाह करने वाले नज़रिए या पैराडाइम पर ध्यान केंद्रित करके आप सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग की सशक्त ऊर्जा का दोहन नहीं कर सकते। अल्प अवधि में कंपनी का लाभ महत्वपूर्ण तो है, परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है। पी परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित
करने का नतीजा अक्सर यह होता है कि सेहत बिगड़ जाती है, मशीनें खराब हो जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। पीसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना यह उस व्यक्ति की तरह है जो हर दिन 3-4 घंटे दौड़ता है और सेखी बघाड़ता है कि ऐसा करने से उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह लगभग इतना ही समय में दौड़ने में लगा रहा है। या फिर यह उस व्यक्ति की तरह है जो जीवन भर स्कूल कॉलेज में गुजार देता है, कभी कोई उत्पादन नहीं करता और दूसरे के सोने के अंडों पर जीता है, यानी शाश्वत विद्यार्थी सिंड्रोम का शिकार बना रहता है। पी या पीसी संतुलन यानी सोने के अंडे और मुर्गी की सेहत वो कल्याण यानी कि उत्पादन क्षमता के बीच संतुलन बनाना अक्सर एक मुश्किल निर्णय होता है, परंतु मेरे विचार में यही प्रभावकारिता का सार है। यह अल्प अवधि के परिणामों को दीर्घ अवधि के परिणामों के साथ संतुलित करता है। यह शिक्षा हासिल करते समय अच्छे नंबर लाने और उसकी कीमत अदा करने के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कमरे को साफ रखने की इच्छा और पुत्री के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बीच में संतुलन स्थापित करता है जिससे पुत्री इस काम को करने के लिए भीतर से संकल्पवान हो और वह खुशी खुशी इच्छा से बिना किसी निगरानी के यह काम कर दें। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप अपने जीवन में सही साबित होते देख सकते हैं। जब आप सोने के अधिक अंडे पाने के लिए दिन रात ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस वजह से आप अगले दिन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं और सुबह जागने पर पूरे दिन उत्पादन करने के लिए तैयार होते हैं। इस सिद्धांत को आप तब भी सही साबित होते देख सकते हैं जब आप किसी से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, परंतु इसके बाद आपको यह महसूस होता है कि संबंध कमज़ोर हो गए हैं। दूसरी तरफ जब आप किसी संबंध को मजबूत बनाने में पर्याप्त समय लगाते हैं तो आप देखते हैं कि साथ काम करने और संवाद करने की इच्छा या योग्यता बहुत अधिक बढ़ गई है। पी और पीसी संतुलन प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सही साबित होता है, चाहे हम इनके साथ काम करें या इसके खिलाफ, यह हमेशा विद्यमान रहता है। यह लाइट हाउस है। यह प्रभावकारिता की वह परिभाषा और वह पैराडाइम है जिस पर इस पुस्तक की 7 आदतें आधारित है। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें? इससे पहले कि हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों पर काम करना शुरू करें, मैं आपको 2 पैराडाइम परिवर्तन का सुझाव देना चाहूँगा जो इस पुस्तक से मिलने वाले लाभ को बहुत बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इसे पुस्तक के रूप में ना देखें, यानी आप यह ना समझें कि आपको बस इसे एक बार पढ़कर रख देना है। हो सकता है कि पूरी पुस्तक की जानकारी हासिल करने के लिए आप इसे एक बार में लगातार पूरा पढ़ना चाहें। बहरहाल पुस्तक की सामग्री को इस तरह तैयार किया गया है ताकि परिवर्तन तथा विकास की सतत प्रक्रिया में यह हमेशा आपके सहयोगी की भूमिका निभाए। इसे विकास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हर आदत के अंत में उसे जीवन में अपनाने के सुझाव दिए गए हैं ताकि जैसे ही आप तैयार हों, आप किसी विशेष आदत का अध्ययन करें, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब आप आदतों को समझने और उन पर अमल करने के लिए अधिक ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ते जाएं, तो आप हर आदत में दिए गए सिद्धांत को बार बार पढ़कर अपने ज्ञान, योग्यता और इच्छा का विस्तार
करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप इस पुस्तक के प्रति अपने पैराडाइम को बदल लें। इस पुस्तक को सीखने वाले विद्यार्थी की भूमिका के बजाय आप इसे सिखाने वाले शिक्षक की भूमिका में आ जाएं। अंदर से बाहर की ओर नीति पर चलें। इसे किसी दूसरे को बताने या इस पर चर्चा करने के उद्देश्य से पढ़ें। यह लक्ष्य बना लें कि इसे सीखने के 48 घंटे के भीतर आप इस बारे में किसी दूसरे को सिखाएंगे या इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता होता कि आप अगले 48 घंटे के भीतर किसी को पी या पीसी संतुलन के बारे में सिखाना है, तो क्या आपने पुस्तक को अलग ढंग से पढ़ा होता? जब आप इस अध्याय का अंतिम हिस्सा पढ़ रहे हैं तो इसे आजमा कर देखें। इसे इस तरह पढ़ें जैसे आप इसे अपने जीवन साथी, बच्चे, व्यावसायिक सहयोगी या मित्र को आज कल में सिखाने वाले हैं, जब यह आपके दिमाग में तरोताज़ा हो। अपनी मानसिक तथा भावनात्मक सोच में फर्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर अगले अध्यायों की सामग्री को इस तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आपको न सिर्फ पढ़ी हुई सामग्री ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगी, बल्कि आपका दृष्टिकोण भी विस्तृत होता जाएगा। आपकी समझ गहरी हो जाएगी और इन आदतों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने द्वारा सीखे सिद्धांत खुलेपन और ईमानदारी से दूसरों को बताएंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके बारे में लोगों के नकारात्मक विचार या अनुभूतियाँ गायब होने लगी। जिन लोगों को आप ये आदत सिखाएंगे वे आपको एक बदलते और विकसित होते व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जब आप अपने जीवन में 7 आदतों पर अमल करेंगे तो लोग आपको इस काम में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे और आपका ज़्यादा समर्थन करेंगे। हो सकता है आपके साथ वे भी अपने जीवन में इन आदतों पर अमल करने लगे। आप क्या आशा कर सकते हैं? अंतिम विश्लेषण में, जैसा मैरिलिन फर्ग्यूसन ने कहा था, कोई भी किसी दूसरे को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकता। हम सब अपने परिवर्तन के द्वार की रक्षा करते हैं, जिसे सिर्फ भीतर से ही खोला जा सकता है। हम किसी दूसरे के परिवर्तन का द्वार नहीं खोल सकते, ना तो बहस से ही, न ही भावनात्मक आग्रह से। अगर आप 7 आदतों में समाहित सिद्धांतों को समझने और जीवन में उतारने के लिए सचमुच अपने परिवर्तन के द्वार को खोलने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रगति विकासवादी होगी, परंतु अंतिम परिणाम क्रांतिकारी होगी। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर पूरी तरह अमल किया जाए तो सिर्फ पी या पीसी संतुलन का सिद्धांत ही अधिकांश व्यक्तियों और संगठनों की काया पलट कर देगा। व्यक्तिगत विजय की आदतों यानी कि पहली 3 आदतों के लिए परिवर्तन के द्वार खोलने का परिणाम यह होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप खुद को अधिक गहरे और सार्थक ढंग से जान पाएंगे। आप अपने स्वभाव, अपने गहनतम जीवन मूल्यों और योगदान देने की अनूठी क्षमता से परिचित होंगे। जब आप अपने जीवन मूल्यों को जिएंगे तो आपको पहचान, ईमानदारी, नियंत्रण और आंतरिक मार्गदर्शन का एहसास होगा। यह एहसास आपके जीवन में उल्लास और शांति भर देगा। दूसरों से तुलना करने या दूसरों की धारणाओं के बजाय आप खुद को अपने भीतर से परिभाषित करेंगे। तब गलत और सही के संबंध भी
इस बात से नहीं होगा कि किसी दूसरे को इस बात का पता चलेगा या नहीं। विसंगति यह है कि जब आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इस बारे में अधिक परवाह करने लगेंगे कि दूसरे अपने बारे में या अपने संसार के बारे में क्या सोचते हैं, जिनमें आपके साथ उनके संबंध भी शामिल है। तब आप दूसरों की कमजोरियों पर अपना भावनात्मक घरौंदा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि परिवर्तन ज़्यादा आसान और वांछनीय है, क्योंकि बहुत गहराई में, बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी चीज़ है जो मूलतः अपरिवर्तनीय है। फिर जब आप अगली 3 आदतों यानी सार्वजनिक विजय की आदतों पर आएंगे, तो आप अपने कमज़ोर या टूटे महत्वपूर्ण संबंधों को सुधारने तथा दोबारा बनाने के लिए उपाय और इच्छा दोनों का निवेश करेंगे। अच्छे संबंध न सिर्फ सुधर जाएंगे बल्कि अधिक गहरे, ठोस, रचनात्मक और रोमांचक भी बन जाएंगे। अगर सातवीं आदत को गहराई से अंदर बैठा लिया जाए तो यह पहली 6 आदतों का नवीनीकरण कर देगी। यह आपको सचमुच आत्मनिर्भर बना देगी, परस्पर प्रभावकारी बना देगी और प्रभावकारी परस्पर निर्भर में सक्षमता भी हासिल होगी। इसके द्वारा आप अपनी बैटरियां खुद चार्ज कर सकते हैं, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका असली स्वरूप आपकी आदतें नहीं हैं। आप खुद को पराजित करने वाले व्यवहार की पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदत डाल सकते हैं। आप प्रभावकारिता, सुख और विश्वास पर आधारित संबंधों की नई आदतें सीख सकते हैं। मैं आपकी सचमुच परवाह करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जब आप इन आदतों का अध्ययन करें तो अपने विकास तथा परिवर्तन के द्वार खोल लें। खुद के साथ धैर्य से काम लें। आत्मविकास एक नाजुक चीज़ है, यह एक पवित्र स्थान है। इससे बड़ा निवेश दूसरा नहीं है। जाहिर है यह तुरंत फुरत या फटाफट होने वाला काम नहीं है, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको लाभ मिलेंगे और इतने जल्दी मिलेंगे कि आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। थॉमस पेन के शब्दों में, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसे हम बहुत कम महत्व देते हैं। सिर्फ कठिनाई से हासिल होने वाली चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है। ईश्वर जानता है कि अपनी वस्तुओं की सही कीमत कैसे तय की जाए।